हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो मिक्स्ड एमसीक्यू देख रहे हैं ईपीएफओ एग्जाम के लिए और आज देखने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द सीरीज। इससे पहले कि अगर वीडियो नहीं देखे आपने, इससे पहले के क्वेश्चन नहीं किए हैं आपने, तो ज़रूर से कर लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891। हाँ जी, 1891 के बारे में पूछ रहा है कि उस टाइम जो फैक्ट्री एक्ट आया था वो एक्ट क्यों इनेक्ट किया गया था, वो एक्ट क्यों आया था। स्टेटमेंट 1 है इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया। स्टेटमेंट 2 है इंश्योर ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडस्ट्री इन इंडिया। स्टेटमेंट 3 है प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स। और स्टेटमेंट डी है इनेबल ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडियन इंडस्ट्री। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेबर इन इंडिया। देखो, जनरली अगर किसी भी एक्ट के बारे में पूछा जाए तो वो एक्ट को आपको इसी पॉजिटिव वे में ही लेके जाना होता है, क्योंकि कोई भी एक्ट आता है तो कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए आ जाता है। सारी एक्ट रॉलेट एक्ट नहीं थे जो कि सप्रेस करने के लिए लाया जाता था। फिर भी अगर फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फैक्ट्री एक्ट, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सी भी सही है कि प्रोवाइड अ लीगल लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स। होता क्या था कि जो इंग्लिश मैन्युफैक्चरर्स होते थे, इंडिया में नहीं, बाहर के जो होते थे, ब्रिटेन में जो होते थे, उनको बहुत लॉस होता था इंडियंस के मैन्युफैक्चरर्स के कारण। होता क्या था कि इंडिया में लेबर बहुत चीप था, बहुत ज़्यादा था उस टाइम, लेबर स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी और कोई रेगुलेशन नहीं था। तो इंडिया में 18 घंटे 20-20 घंटे काम करवा करवा के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता था और काफ़ी सस्ता प्रोडक्शन होता था, जो कि विदेश में जाके, ब्रिटेन में जाके काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर करता था। तो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनको बहुत लॉस होता था। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो ब्रिटेन के मैन्युफैक्चरर्स होते थे उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड, उन मतलब जो स्टार्टिंग में जो एक्ट आया था 1881 वाला, वो एक तरीके से जो वहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके विल से ही आया था, एक तरीके से उनके प्रेशर से ही आया था इंडिया में फैक्ट्री एक्ट 1881। आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा ज़रूर मैं कि 1881 का जो एक्ट आया था, उस एक्ट में ब्रिटेन के जो मैन्युफैक्चरर थे उनका रोल तो था ही, इंडिया के एक लीडर थे, उनका काफ़ी ज़्यादा रोल था उस एक्ट को इनेक्ट कराने में। तो आपको उनका नाम बताना है, सर्च कीजिए और कमेंट में ज़रूर से आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929। हाँ जी, यहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है और ये ना ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टेटमेंट 1 है आपके पास, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। स्टेटमेंट बी है आपके पास, आर्बिट्री पावर टू मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। स्टेटमेंट सी है आपके पास, एंड इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। और स्टेटमेंट डी है अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक। तो जनरली अभी भी जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो अभी भी क्या करता है, ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, ठीक है, नेशनल ट्रिब्यूनल, और स्ट्राइक्स की बात करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वहाँ पे स्ट्राइक्स की बात की जाती है, ठीक है, अभी जो एक्ट है उसमें भी। तो ये था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। क्या किसके लिए आया था? तो ये ट्रिब्यूनल्स के लिए और स्ट्राइक को बैन करने के लिए लाया गया था। उस टाइम की सिचुएशन के हिसाब से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 29 को इनेक्ट किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपको, मेरे लिए ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे बताए, ये मैंने बहुत ही रिसर्च करके इस क्वेश्चन को सर्च किया। तो यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन को मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए। अगर क्वेश्चन 1891 के फैक्ट्री एक्ट से आ जाए तो आपको आइडिया रहे कि ये क्यों आया था। अगर क्वेश्चन आपका ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट से आ जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किसके लिए आया था, इसका पर्पस क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास, द फैक्ट्री एक्ट 1881 was passed with a view to fix the wages of industrial worker and allow the workers to form trade unions। क्या ये बात सही है कि जो 1881 का जो एक्ट आया था वो वेज फिक्स करने के लिए आया था वर्कर्स के, और
ट्रेड यूनियन को अलाउ करने के लिए आया था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट 2 है, एन.एम. लोखंडे वाज अ pioneer इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया। क्या ये बात सही है? दोनों ही स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट पूछ रहा है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2, या ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेटमेंट सेकंड ओनली। स्टेटमेंट सेकंड ओनली यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत है। स्टेटमेंट 1 में गलत क्या है? स्टेटमेंट 1 में गलत ये है कि फैक्ट्री एक्ट जो है वो कभी भी वेज की बात नहीं करता है। आप पढ़ लो फैक्ट्री एक्ट, वहाँ पे वेज फिक्स करने की या वेज की बात नहीं की जाती है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में कभी भी वेज की बात नहीं की जाती है। ये फैक्ट्री में जो रेगुलेशंस होते हैं, जो वेलफेयर फैसिलिटी होनी चाहिए, उनके बारे में ये एक्ट बात करता है। एम्प्लॉयर और जो वर्कर होते हैं उनके लिए रेगुलेशन सेट करता है, ना कि ये वेज सेट करता है, ठीक है। और ट्रेड यूनियंस की बात की है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। ट्रेड यूनियन के लिए ट्रेड यूनियन एक्ट जो आया था वो है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो एन.एम. लोखंडे है वो पॉयनियर माने जाते हैं, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक माने जाते हैं लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया की। जब ब्रिटिश के कंट्रोल में था इंडिया, उस टाइम एन.एम. लोखंडे को लेबर मूवमेंट के लिए याद किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। एन.एम. लोखंडे से एक और चीज़ एसोसिएटेड है, इन्होंने 1880 में, ठीक है, ये एक्ट आया था कब? 1881 में। और 1880 में इन्होंने एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था जिसका नाम था दीना बंधु, ठीक है, दीना बंधु। ये दीन बंधु नहीं है, जो दीन बंधु था वो स्टार्ट किया था कृष्ण राव भादेकर ने। और यहाँ पे दीना बंधु है, यहाँ पे आप स्पेलिंग देख लेना, DINA, ठीक है, दीना बंधु है ये, जो एन.एम. लोखंडे ने स्टार्ट किया था। वीकली न्यूज़पेपर था ये, ठीक, लेबर लॉज के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फेयर ट्रेड रेगुलेटर इन इंडिया? गिवन ऑप्शन में से कौन ट्रेड रेगुलेट करता है इंडिया में? ऑप्शन ए है आपके पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट बी है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट सी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और स्टेटमेंट डी है ऑल ऑफ द अबव। तो गिवन में से कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन कंट्रोल करता है, ट्रेड रेगुलेट करता है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है कि वो कंट्री में जो ट्रेड होता है वो फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं, इसको चेक करो, इसको रेगुलेट करो, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि जो प्रैक्टिसेस होती है जिनके कारण कंपटीशन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उन प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करो, ये CCI का काम होता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करना होता है इन्हें कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। और इसके अलावा आप कह सकते हो कि ये इंश्योर करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता है उस ट्रेड को फ्री रखने का काम किसका है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? ये काफ़ी आसान हो गया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने कर लिया ऊपर। यहाँ पे पूछ रहा है गिवन ऑप्शन में से कौन है वो पहले लीडर बने जिन्होंने लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। स्टेटमेंट 1 है आपके पास BP वाडिया, स्टेटमेंट 2 है लाला लाजपत राय, 3 है एन.एम. लोखंडे, और D NG रंगा। तो गिवन में से कौन वो थे जिन्होंने फर्स्ट जो लेबर मूवमेंट था उसको ऑर्गेनाइज किया था? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एन.एम. लोखंडे, ठीक है। एन.एम. लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, इनका पूरा नाम था नारायण मेघाजी लोखंडे। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा लाला लाजपत राय को आप जानते हैं, BP वाडिया एक लेबर एक्टिविस्ट थे, और NG रंगा, ये NG रंगा काफ़ी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। ये काफ़ी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक सबसे लंबे टाइम तक MP रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा समय तक MP रहने का इनके पास रिकॉर्ड है, और इन्होंने लगभग 60 साल तक पार्लियामेंट्री रहे हैं ये, और इसके लिए इन्हें गिनीज़
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है, ठीक है। तो काफ़ी यूनिक पर्सनालिटी है ये भी। तो ये थे आज के 5 एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन। होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। तो अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने जैसे एस्पिरेंट को ज़रूर से इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपको करना क्या है, इस वीडियो का PDF टेलीग्राम से आपको ले लेना है और खुद से प्रैक्टिस भी करना है। कुछ दिनों बाद आप दोबारा इस PDF को खोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।